देखिए हमारा क्वेश्चन था कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इन्हें क्वेश्चन था हमारा। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को बदल के भी दे सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहेगा, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, इस क्वेश्चन को बदल के भी दे सकता है। आप लोग को कहेगा कि ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, सही है। ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग कैसे इसे जवाब देंगे, लिखना होगा। अगर लिखेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे पहले कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। फिर आप ये लिखेंगे, तभी एक तरफ अवायवीय लिखेंगे, तब अंतर अपना स्पष्ट करेंगे। ठीक है ना। इसको बदल के कहेगा कि ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में क्या अंतर है, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण। तो आप लिखेंगे ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ ऑक्सीकरण, एक तरफ अनऑक्सीकरण। ये वाला बात आप लिख दीजिएगा। तो देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त, कम ऊर्जा। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा। इसमें अल्कोहल नहीं बनता है, इसमें अल्कोहल बनता है। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, 3 नंबर यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 3 नंबर पॉइंट हो गया। ये जो है ना, इसको 4 नंबर पॉइंट बना लीजिएगा। फिर इसमें लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अवायवीय में एक अंतर स्पष्ट हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप पेड़ पौधे किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद मतलब जो उसमें से बेकार कहिए चाहे अच्छा कहिए, जो उसमें से निकल रहा है एक्स्ट्रा पदार्थ, एक्स्ट्रा, उसको पेड़ पौधे किस रूप में निकाल देते हैं बाहर। तो देखिए उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे जो उसमें एक्स्ट्रा निकलेगा उसको वो फल के रूप में, कहाँ है, फल के रूप में, फूल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसका हम यूज कर लेते हैं ना। वही उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों में भी जमा कर देते हैं, पत्ता में जमा कर देते हैं। अगर मान लीजिए पानी निकला एक्स्ट्रा, पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो पत्ता के माध्यम से वाष्प बन के ना वाष्पीकृत होकर के वो उड़ जाते हैं ना। उस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे बढ़े ना। उत्सर्जी पदार्थ को जो पेड़ पौधे हैं वो गोंद के रूप में भी बाहर निकालते हैं, रेजिन के रूप में भी बाहर निकालते हैं, गोंद या रेजिन। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार सहायक है। अब कहेंगे आपके सारे कुपिका क्या होता है ना। और गैसों के अधिकतम विनिमय माने गैस जो है अंदर बाहर हो रहा है ना, अंदर बाहर गैस हो रहा है ना, हम जो सांस लेते हैं, सही है। तो आगे तो अंदर बाहर हो रहे हैं, तो उसमें कुपिकाएं हैं अंदर फेफड़ा में, वो सहायता करती है। तो कैसे करती है उसी को समझना। तो देखिए पहले जानिए कुपिकाएं क्या होती हैं। पहले आप लोग यहाँ फिगर देखिए, चित्र देखिए, फेफड़ा है, दिख रहा है।
ये फेफड़ा है। इसमें देखिए, इसमें इस अंदर में छोटे छोटे बैलून की तरह फूला हुआ गुब्बारा की तरह छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो बाहर यहाँ निकाल के बड़ा में दिखाए गए हैं। देखिए, है ना, यही कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, समझिएगा बात को। जब हम लेते हैं, आप बैलून में हवा भरते हैं ना, तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है। ऐसे ही बैलून की तरह होती हैं। जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, तो इसमें हवाएं जाती हैं, हवा जाएंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा। तो हमारा छाती लगता है फूल गया, फिर छोटे से पचक जाता है, होता है ना। ऐसे एक क्रिया होता है, इसको कोशिका पे निर्भर होता है। कोशिका फूल जाती है, कोशिका पचक जाती है ना जी। तो देखिए, तो हमारे श्वसन तंत्र में, फेफड़ों के अंदर फुफ्फुस में, फुफ्फुस कोशिकाओं में छोटे छोटे गुब्बारे की तरह अनेक नलिकाएं होती हैं। फुफ्फुस में यही छोटे गुब्बारे की तरह अनेक नलिकाएं होती हैं, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। ये सब कोशिका है, एक कोशिका नहीं है, अनेकों कोशिकाएं हैं। ठीक है ना। कोशिकाओं के अंदर रक्त कोशिकाओं के जाल बिछे होते हैं। कोशिकाओं के अंदर रक्त कोशिकाओं के जाल बिछे। रक्त कोशिका जो कि जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अंदर पूरे हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट तक। तो मान लीजिए, आप लोग एक और बात पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो खून में मिल जाता है, रक्त में। तो कैसे मिलता है भाई, तो जो कोशिकाएं होती है फुफ्फुस कोशिकाओं के अंदर गुब्बारे की तरह, वो कोशिकाओं के रक्त जाल बिछे होते हैं। उस कोशिकाओं के अंदर रक्त जाल बिछे होते हैं। तो जब हम वो लेते हैं श्वास, तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाता है, माने हमारे अंदर में फेफड़े में वो ताकत है कि ऑक्सीजन को रख लेता है, बाकी को निकाल देता है। तो ऑक्सीजन जो है वो फुफ्फुस कोशिकाओं में जब जाता है, तो कोशिकाओं में रक्त के कोशिकाओं के जाल बिछे होते हैं, वो अपने अंदर में ऑक्सीजन को मिला लेता है। रक्त में ऑक्सीजन मिल गया ना, एक क्रिया होता है। फिर अपना जाके हार्ट के माध्यम से हार्ट में जाता है, हार्ट पंपिंग करता है। हार्ट माने हृदय, दिल, वो हर जगह जाता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो रक्त कोशिकाओं के जाल बिछे होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। उसमें गैस आना जाना, इस तरह से गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं सहायक होती है। कोशिकाएं फूलती है, पचकती है, फूलेगी, गैस अंदर जाएगा, भर जाएगा तो फूल जाएगी ना, फिर छोड़ेंगे हम तो पचक जाएगी ना जी। यही क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं ना। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो ना। तो हमें देखना है मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन है। वहन तंत्र का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्थानांतरण, पदार्थ का स्थानांतरण, यही है वहन। ठीक है ना। तो मानव के वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित है एवं उनके कार्य भी निम्नलिखित है। पहला ले लेते हैं हृदय। हृदय मतलब दिल ना, और इसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं ना जी। ये इसका आकार जो है मुट्ठी की तरह होता है। हार्ट जो है इसका आकार मुट्ठी की तरह होता है। यह एक पेशीय अंग है ना। यह एक पंप अंग है हृदय, जो रक्त पर दबाव डालता है, और रक्त पर दबाव डाल करके उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। आप लोग जो पाइप में पानी बहता है, तो पाइप को दबाइए कि ना हो, पानी ज्यादा फेंक देगा, ध्यान पे रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पे जब ये हृदय जो है वो पंपिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है जितनी नलिकाएं इससे जुड़ी हुई हैं सब पे दबाव पड़ेंगे और ब्लड आगे बढ़ेंगे, है ना। इसका रुधिर, रुधिर क्या है भाई, रुधिर को रक्त कहते हैं, खून अंग्रेजी में ब्लड ना जी। तो रुधिर भी वहन करता है भाई, किसका,
ऑक्सीजन का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहन करता है। ये बात समझना है। देखिए जो रुधिर है मतलब खून ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब हमारे हृदय से जाता है हर जगह, लेकिन यहाँ से फुफ्फुस कोशिकाओं से जो अंदर में कोशिकाएं होती हैं उसे शुद्ध रक्त को लेकर के, मतलब उसे ऑक्सीजन को लेकर के, वो तो शुद्ध रक्त होती है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है वो शुद्ध रक्त होगा, वो शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचती है। किसके द्वारा भाई? धमनी के द्वारा। वो बताएंगे, रुक जाइए देखिए समझिए, पहले समझिए। हृदय क्या है? पंप अंग है ना, यहाँ से सब नलिकाएं जुड़ी हुई हैं, धमनी और सीरा। हृदय पे वो ऐसे धड़कता रहता है हमेशा ना, पंपिंग करता रहता है। क्यों? इससे नलिकाओं पे दबाव पड़ता है और खून आगे की तरफ बढ़ता है, खून का आना जाना लगा रहता है ना। अब है ये कि रुधिर जो है वो क्या करता है? रुधिर जो है मतलब खून, रक्त जो है ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक जाता है, तो हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा काम हो पाता है, हम काम कर पाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे हर अंग मान लीजिए आया है, तो ऑक्सीजन में क्या है भाई? रक्त आया है, तो रक्त में क्या है भाई? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त आया है, जब आया है यहाँ काम हो रहा है, ऑक्सीजन की खपत हो रही है, काम होने के बाद ऑक्सीजन जो है बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर वह जो खून है अब वो शुद्ध हो गया, यहाँ से चला शुद्ध खून, शुद्ध रक्त आया, पूरा यहाँ तक आया, हर जगह गया, और उसका यूज हुआ, हम काम किए, बोले, चले, दौड़े, तो वो अब बन गया अशुद्ध रक्त। यूज होने के बाद अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया, फिर अशुद्ध रक्त वापस आता है यहाँ तक, हृदय तक। हृदय जो पंपिंग करके हिने फेंक देता है, फेफड़ा में, उसमें से जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उस फेफड़ा में फेंकता है, और फेफड़ा जो है पंपिंग करके बाहर फेंक देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर यही क्रिया बार बार चलती रहती है। तो देखिए धमनी जो है ये लचीली रक्त नलिकाएं होती हैं, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। समझा गया ना? धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। आएगा प्रश्न कि शुद्ध रक्त का संचार कौन करती है? धमनी करती है। रक्त गया अशुद्ध हो गया, फिर यूज हो गया होने के बाद, फिर उसका संचार कौन करती है? सिरा है, उनको वहां से यहाँ लाना सिरा का काम है। यह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती है। कौन? सिराएं। कोई पूछेगा आपसे कि शुद्ध रक्त में कौन सा हवा मिला होता है? शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन, और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और जान लीजिए, जब रक्त में ऑक्सीजन मिलता है ना, जब रक्त से ऑक्सीजन संयोग करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ में आया ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड संयोग कर लेता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखवा दूंगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे सुन के कुछ सुन के भी जानने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे देखिए, मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या करें। दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या करें, समझिएगा। इनमें कोई डर नहीं है ना? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, आप बताइए। एक मिनट और बात कर लेते हैं। पानी, चापाकल से पानी चला लिए, कैसन पानी? ना बढ़िया पानी का, साफ। आप कपड़ा खींच रहे हैं, कपड़ा को उसमें खंगारेंगे ना तो पनिया पड़ी नहीं रह जाता है, वो कैसा हो जाएगा जी? तो ऐसा उसका रंग ही बदल जाता है, अलग ही हो जाता है ना। तो बस वो पानी अशुद्ध हो गया, पहले वाला पानी अशुद्ध था। मुकाबला करेंगे दोनों में तो ऐसा ही रक्त है, खून है हमारा, जो ऑक्सीजन वाला खून है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। जब आप फिगर बनाते हैं
कहीं फिगर रहती है तो उसमें ब्लू और नीला से दिखाया जाता है। शुद्ध रक्त को ब्लू से दिखाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, और अशुद्ध रक्त को नीला से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, वो दिखाया जाता है। फिगर में देखिएगा आप लोग। मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या करें, समझिएगा। मनुष्य का हृदय में 4 कोष्ठक होता है। इसमें से एक नंबरिया भी निकल जाएगा कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है? 4 कोष्ठक में। चारों कोष्ठक को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा होता है, ठीक है ना, दायां भाग और बायां भाग। ये दोनों भाग ऑक्सीजन युक्त, देख लीजिए फिर वो बात आ गई यहाँ पे। ऑक्सीजन युक्त माने ऑक्सीजन मिला हुआ, और बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकता है, जो 2 में बटा होता है। क्लियर हुआ? एक मिनट भी गड़बड़ ना हो जाएगा जी, फिर ऑक्सीजन पहुंच नहीं करेगा। आगे देखिए, जिसके कारण रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त कितने बार गुजरता है? 2 बार। यही कारण है कि रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। दोहरा क्या है कि 2 बार होके एक ही रास्ता से 2 बार हो गुजरना पड़ता है। एक ही जगह जाना है, 2 बार हो गुजरेगा। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त के अलग अलग होने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है।